गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिजिक्स का न्यू क्लास में फिर से स्वागत है। और आज हम लोग रेजिस्टेंस के चैप्टर में पढ़ रहे थे, उसके रेजिस्टेंस और आगे हम लोग बढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा फैक्टर ऑन विच the resistance of the conductor depends। ठीक है, यानी जो हमारा रेजिस्टेंस होता है R, ठीक है, ये रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला तो ये है कि R जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी रेजिस्टेंस जो है उस कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करता है। जैसे अब हम लोग देखते हैं कि ये हमारा कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर का लेंथ L है, यानी इसको मान लेते हैं 2 मीटर है। ओके, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। ठीक है, और सेम मटेरियल, मान लीजिए कॉपर वायर है, ये क्या है, कॉपर वायर है, और दूसरा एक और मटेरियल उसी का लेते हैं, लेकिन इसका लेंथ जो है थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, जैसे ये हो गया। इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दोनों का एरिया देखने में सेम नहीं लग रहा होगा, लेकिन फिगर है, मानिए कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का क्या है, सेम है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, सेम है, लेकिन इसका लेंथ सेम नहीं है, एललेस है, यानी ये मान लेते हैं 4 मीटर है। ठीक है, और ये भी कॉपर का वायर है, तो हम लोग देखेंगे कि सेम ही मटेरियल है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, लेकिन लेंथ सेम नहीं है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा। मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस R' हो जाएगा और इसका रेजिस्टेंस R है, तो ये ज्यादा होगा R से। ठीक है, यानी लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, इसलिए हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अब इसका रीजन समझते हैं कि क्यों लेंथ पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। सपोज ये क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी मेटर हैं, सब्सटेंस है, वो एटम से बने होते हैं। ठीक है, और ये भी जानते हैं कि जो भी वायर होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, वो मेटल का वायर होता है, और मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। सपोज इसके पास क्या है कि ये ढेर सारा एटम है, ये एटम है। ठीक है, ये एटम है। ठीक है, और इससे हर एक एटम से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एटम से जंप करके ये पूरे वायर में फ्रीली मूव करते हैं। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, 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 ये सब इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही हम लोग इस पे बैटरी कनेक्ट करते हैं, इस तरह से एक बैटरी कनेक्ट करेंगे, तो होता क्या है कि ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जबकि ये नेगेटिव चार्ज क्या है, ये इसको रिपेल करेगा, धक्का देगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो तेजी से इधर फ्लो करेगा। ठीक है, तेजी से फ्लो करेगा, लेकिन ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से स्ट्राइक कर जाते हैं। ठीक है, कोलाइड कर जाते हैं। ठीक है, टकरा जाते हैं, जिसके कारण इसकी स्पीड जो है स्लो हो जाती है, और इसकी एनर्जी जो है, इसकी जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी में, ठीक है, लाइट एनर्जी में, ये सब में चेंज हो जाती है, मतलब डिफरेंट एनर्जी में वो चेंज हो जाती है, जिसके कारण इसे बाधाएं उत्पन्न होती है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन मिलता है, तो जिसके कारण इसका रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाता है। तो होता क्या है कि यहाँ पे इसको कम स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे यहाँ से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से दौड़ना शुरू किया, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मान लेते हैं
कि 6-7 इलेक्ट्रॉन से टकराना पड़ा इस फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन ऐसे तो करोड़ों एटॉम होते हैं और उस एटॉम से वो टकराता है, ठीक है, और ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है यदि उसका लेंथ ज्यादा है। तो यहाँ तो कम, इस इलेक्ट्रॉन को बहुत कम एटम से टकराना पड़ेगा क्योंकि इसका लेंथ क्या है, छोटा है। लेकिन उसी केस में यदि हम लोग एक बड़ा लेंथ का वायर लेते हैं तो क्या होता है, मान लेते हैं ये क्या है, ये मेरा एटम है, ये मेरा एटम है, ठीक है, और ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये सब इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये सब इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे यदि हम लोग इसको भी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो होगा क्या, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ से यहाँ आने में बहुत सारे एटम से कोलाइड करना पड़ेगा, स्ट्राइक हो जाता है, उससे कोलिजन हो जाता है, ठीक है, टकरा जाता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। इसलिए ठीक है, ये इसका जो एनर्जी है वो वेस्ट चला जाता है, ठीक है, यानी बाधाएं ज्यादा उत्पन्न हो रही, रेस्ट्रिक्शन ज्यादा हो रहा है। यदि यहां से यहां तक आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, और इलेक्ट्रॉन को जितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, जितना ज्यादा उसका एनर्जी वेस्ट होगा, समझिए वो कम इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट कर पाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं कि ये जो रेस्ट्रिक्शन हो रहा है वही तो रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ने से क्या हो जाता है कि लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जबकि इसका लेंथ कम था तो इस इलेक्ट्रॉन को, मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इस पॉइंट से यहाँ तक आने में उसको कम स्ट्रगल करना पड़ेगा, कम उसके मतलब वो टकराएगा एटम से, यानी स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो जिसके कारण इसकी एनर्जी ज्यादा वेस्ट नहीं जाएगी इसके कंपेयर में, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस इससे ज्यादा सॉरी इससे कम होगा, इसका रेजिस्टेंस कम होगा और इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ओके, अब हम लोग आते हैं, तो ये लेंथ का रीजन भी हम लोग समझ गए कि क्यों लेंथ पे ये डिपेंड करता है, यानी लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है, क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे, माने एक इंड से दूसरे इंड पे आने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सारे एटम के साथ कोलाइड वो कर जाता है, ठीक है, ये हो जाता है, जिसके कारण उसकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। वो हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में, रेडिएशन के फॉर्म में, फ्रिक्शन फोर्स इस पे दिए, इससे ये टकराया तो फ्रिक्शन लगा, जिसके कारण वो एनर्जी उसका वेस्ट हो जाता है और रेस्ट्रिक्शन ज्यादा होता है, जिसके कारण उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब हम लोग जानते हैं दूसरा रीजन, ये देखेंगे कि R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब उसको देखते हैं हम लोग कि एक सेम लेंथ का ये और हाँ ये, ठीक है, ये सेम लेंथ का, यहां से ही एक और हम लोग ले लेते हैं, ये ले लेते हैं और ये ले लेते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे लेते हैं, ये भी कॉपर वायर है और ये भी कॉपर वायर है, ओके, ये भी कॉपर वायर है। इसका लेंथ L मान लेते हैं 2 मीटर है, मान लेते हैं, ठीक है, और इसका भी लेंथ मान लेते हैं 2 मीटर है। लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A डैश है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि इसका रेजिस्टेंस कम होगा और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। ये दोनों वायर है, सेम मटेरियल का है और सेम लेंथ भी है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया ये दोनों का क्या है, अलग है, ठीक है, जिसके कारण इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। यानी जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा होगा उस वायर का रेजिस्टेंस उतना ही कम होता है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया ज्यादा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। अब इसका भी रीजन जान लेते हैं कि इसका रीजन क्या है, क्या होता है। तो अभी हम एक सिंपल एग्जांपल देते हैं कि मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन के जगह हम इलेक्ट्रॉन को एक मतलब आदमी मानते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 आदमी है, और 5 क्या, 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 आदमी है, और ये 10 आदमी को हम बोले यहाँ से आप यहाँ दौड़े, ठीक है, और वही 10 आदमी को यहाँ पर हम बोले 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, ठीक है। और ये 10 जो मेन है उसको हम लोग यहां से यहां दौड़ने के लिए बोले, दोनों को सेम ही लेंथ में डिस्टेंस में ट्रेवल करना है। लेकिन होगा क्या, ये 10 जो आदमी है उसको यहां से यहां आने में बहुत कम स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसकी कम थोड़ा आराम से ये लोग दौड़ेंगे, क्योंकि इसके पास जगह बहुत ज्यादा है। लेकिन इन लोग के पास बहुत कंजस्टेड हो जाएगा और बहुत दिक्कत होगी यहां से यहां ट्रेवल करने में। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन, अब आदमी को हटाते हैं, इलेक्ट्रॉन वहां पर करते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, यहां से यहां जाने में इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन होता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। जिसके कारण उसका रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाता है, एरिया कम होने के कारण उसको बहुत ज्यादा दिक्कत पहुंचती है, जिसके कारण उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन यदि क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड में जाने में इसके कंपेयर में थोड़ी सुविधा मिलती है, ठीक है। तो इसके कारण यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, अधिक होगा। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, अधिक होगा। यानी किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। और कैसा डिपेंड करता है, इनवर्सली डिपेंड करता है। यानी एरिया ज्यादा, रेजिस्टेंस कम, एरिया कम, रेजिस्टेंस ज्यादा, ठीक है। और यही बताए कि इसमें इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां दौड़ने में, क्योंकि जब हम लोग बैटरी कनेक्ट करते हैं, इसमें बैटरी कनेक्ट करते हैं, इस तरह से बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो होता क्या है कि ये इधर नेगेटिव कर दिए, इधर पॉजिटिव कर दिए हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसको इधर से पुश करता है और ये क्या करता है, उसे अट्रैक्ट करता है, पुल करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन तो दौड़ेगा ही, लेकिन इसमें इजी वे में दौड़ेगा, और इसमें जो है थोड़ा स्ट्रगल के साथ वो रन करेगा, ठीक है। तो ये रहा। अब हम लोग आते हैं कि तीसरा, कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। वो क्या है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये क्या है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस पे कैसे डिपेंड करता है ये हम लोग देखते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा वायर है और ये भी हमारा वायर है, सेम मटेरियल का वायर है। इस टाइम में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका लेंथ L = मान लेते हैं 2 मीटर, इसका भी मान लेते हैं 2 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी मान लेते हैं 3 मीटर स्क्वायर मान लेते हैं, चाहे इतना मान 1/2 मीटर स्क्वायर मान लेते हैं हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, उतना होता नहीं है, मान लेते हैं, ठीक है। तो और इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं 1/2 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, चाहे इसको सेंटीमीटर ही मानो, ज्यादा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसको 50 सेंटीमीटर, या हो सकता है 2 मीटर ले लेते हैं, 2 मीटर, और इसको भी 2 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। और इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, और सब सेम मटेरियल, ये भी कॉपर, ये भी कॉपर। लेकिन यदि ये T = 20 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है, और ये T = मान लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस पे है, तो इसके रेजिस्टेंस में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा और इसका रेजिस्टेंस जो है कम हो जाएगा, ये दोनों में कंपेयर करें तो। यानी टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है, उस पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। और टेम्परेचर का और भी डिटेल में हम लोग 12 में पढ़ते हैं, ठीक है। और भी इसके बाद एक फार्मूला आता है कोफिशिएंट का, ठीक है। लेकिन हम लोग सिर्फ यहाँ है, यानी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं, ठीक है। जो भी किसी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक। अब इसका रीजन क्या है, क्यों भाई टेम्परेचर बढ़ने से इसका रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है। देखिए अब होता क्या है कि यदि जो मान लीजिए यहाँ पर एटम है, यहाँ भी एटम है, ये सब एटम है, ये एटम है। अब यहाँ पे मेरा ये इलेक्ट्रॉन है, तो
ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो होगा क्या, मान लेते इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ रन करेगा, तो कम टेम्परेचर पे क्या होता है कि एटॉम बहुत धीरे धीरे वाइब्रेट करता है, ज्यादा वाइब्रेट नहीं करता है, जिसके कारण इसे क्या है कि पता है कि हमको इधर से ऐसे ऐसे मुड़ करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाना है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा एटॉम से स्ट्राइक नहीं करता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं करता है क्योंकि ये वाइब्रेट नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होने से क्या होता है कि एटम जो है एटम वाइब्रेट करने लगते हैं। ठीक है, एटम वाइब्रेट करने लगते हैं। ठीक है, अपने ही पोजीशन पे इस तरह से पूरा वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने में, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ से यहाँ जाने में और ज्यादा दिक्कत पहुंचने लगती है, क्योंकि ये वाइब्रेट करने लगा तो और स्ट्राइक का जो ये कोलिजन का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसके कंपेयर में इसमें कम टक्कर आप जान सकते हो। एक रियल सिचुएशन आप देखते हैं कि यदि रोड पे, ठीक है, मान लेते हैं कोई रोड है, इस रोड पे मान लेते हैं यहाँ पर कोई आदमी है, यहाँ पर भी आदमी है, यहाँ पर भी आदमी, यहाँ पर भी आदमी है, और हमें फिक्स है, ठीक है, यहाँ भी आदमी, तो हम लोग को पता है यदि ये एक ही जगह पर है, ये सब आदमी एक ही जगह पर है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको पता है कि इधर से जाना है, इधर से मुड़ जाना है और ऐसे ऐसे निकल जाना है। ठीक है, लेकिन यही आदमी क्या करेगा, इधर इधर दौड़ना शुरू कर देगा, तो हम बाइक बढ़िया से नहीं चला पाएंगे। ठीक है, स्ट्राइक करने का, कोलाइड करने का, एक्सीडेंट करने का बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है। सेम केस यहाँ पर होता है। ठीक है, यदि एटम का या टेम्परेचर बढ़ता है तो एटम वाइब्रेट करने लगते हैं, जिसके कारण जो कोलिजन का जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, उसके साथ स्ट्राइक करने की जो प्रोबेबिलिटी है, कोलाइड करने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो यहाँ पे बढ़ जाता है इसके कंपेयर में। यानी हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अब एक चौथा है, ठीक है, एक चौथा है मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये जो आर है वो मटेरियल ऑफ दी मटेरियल ऑफ दी कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर। ठीक है, यानी आर जो है कंडक्टर के मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, यदि वो कैसा मटेरियल है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, एल्युमिनियम है, इस पे भी वो डिपेंड करता है। ठीक है, डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, जिसके कारण उसका रेजिस्टेंस भी अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये उसके मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ में बहुत इसका सब डेफिनेशन के साथ, ठीक है, एग्जाम में इससे कैसे क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग हमने पीडीएफ बनाया है, उसमें वो मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं। तो अब क्या है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, तो हम लोग अभी क्या देखें, हम लोग देखें कि आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, एल का, ये 1 हो गया। दूसरा में क्या देखें, आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/a का। ठीक है, ये इक्वेशन 2 देखें। अब ये दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइन फ्रॉम 1 and 2 से क्या होता है, आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L/A का। ठीक है, और जैसे ही हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो इक्वल और एक कांस्टेंट लेते हैं, तो यहाँ पे आर
इजिकल टू रो एल बाई ए होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, यानी यहाँ पे देख सकते हैं आर जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, एल पे डायरेक्टली, और ये इनवर्सली। ठीक है, हम लोग को रेजिस्टिविटी, यही क्या है, ये रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग यहाँ से ये ले आते हैं, रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या होगा, रो इक्वल टू, इसको रो बोलते हैं। ठीक है, रो इक्वल टू ये इधर आएगा आर ए बाई एल। ठीक है, तो यहीं से ये तो फॉर्मूला भी हो गया रेजिस्टिविटी का, और यहीं से रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन निकलता है। यानी रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या होगा कि इफ हम लोग क्या करेंगे कि एक वायर लेंगे। ठीक है, आपको जिस मटेरियल का, कोई भी सिल्वर हो, कॉपर हो, आयरन हो, एल्युमिनियम हो, जिस किसी मटेरियल का आपको रेजिस्टिविटी निकालना है, तो आप कर क्या सकते हैं कि उस मटेरियल का 1 मीटर वायर जो है कट करें, जिसका लेंथ कितना हो 1 मीटर, लेंथ कितना हो 1 मीटर। ठीक है, और उसे इस तरह से आप डिजाइन करिए, मतलब आप किसी सांचे में ढाल करके उसको जिस तरह से बनाए, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जिस मटेरियल का आपको रेजिस्टिविटी फाइंड करना है, ये रेजिस्टिविटी, ठीक है, रो आपको फाइंड करना है, क्या कीजिए, आप उस मटेरियल का 1 मीटर लेंथ का एक वायर ले, ऐसा ले कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा हो 1 मीटर स्क्वायर हो। अब इसका आप रेजिस्टेंस फाइंड करें, अब इसका रेजिस्टेंस फाइंड करें। अब जितना रेजिस्टेंस आया, जो भी रेजिस्टेंस आया, वो इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कहलाएगी, वो इस मटेरियल की क्या कहलाएगी, रेजिस्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, और एक बार जब उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी निकल जाती है, तो अब उस मटेरियल का ये परमानेंट रेजिस्टिविटी है। अब वो मटेरियल लंबा हो, मतलब बहुत ज्यादा लंबाई हो, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ भी हो, उसकी रेजिस्टिविटी वही रहती है। जैसे मान लेते हैं ये सिल्वर है, एजी है। ठीक है, तो इसकी रेजिस्टिविटी आप निकालेंगे तो 6 पॉइंट कुछ आता है, -10 टू दी पावर इतना ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर, इसका एसआई यूनिट है ओम मीटर, ये आता है। ठीक है, तो ये सिल्वर की रेजिस्टिविटी हो गई। यानी आप देखिए यहाँ पे आप पुट करते हैं, यहाँ पे, यहाँ से आप देखिए ये हो गया, जैसे कि यहाँ पे हम लोग पुट किए रो इजिकल टू आर, इसका तो वैल्यू 1 हो गया, 1 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे 1 मीटर, ये कैंसल। ठीक है, तो ये सब खत्म। यानी रो इजिकल टू क्या आ गया, रो इजिकल टू क्या हो गया, अभी मान यूनिट अभी हटा देते हैं, यूनिट 1 हो गया, यानी आर। रो किसके बराबर है, आर के बराबर है। रेजिस्टिविटी किसके बराबर है, उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बराबर, जिसका लेंथ कितना था 1 मीटर, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना था 1 मीटर स्क्वायर। यानी रेजिस्टिविटी है क्या, तो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ठीक है, वायर दैट हैज 1 मीटर लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वैसे वायर का ये रेजिस्टेंस है जिसका लेंथ 1 मीटर हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो 1 मीटर स्क्वायर हो। अब यहाँ पे बात ये ध्यान में रखने की है कि बहुत कोई सोचते हैं कि रेजिस्टिविटी जो है एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो कि ये गलत है। ठीक है, रेजिस्टिविटी एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। एक बार हम उस मटेरियल का रेजिस्टिविटी फाइंड कर ले तो वो पूरे मटेरियल की हमको जानकारी मिल जाती है रेजिस्टिविटी के बारे में। ठीक है, कि इसकी रेजिस्टिविटी, अब वो 5 किलोमीटर लॉन्ग हो या उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और भी कम हो या और ज्यादा हो, कोई मतलब नहीं है। आप किसी दुकान में गए, एक बार फाइंड कर लिए इसको, फाइंड 1.6, तो आप किसी भी दुकान में जाए और वायर सिल्वर का वायर खरीदे तो उसकी रेजिस्टिविटी इतना ही होगी। ठीक है, वो पतला हो, मोटा हो, बड़ा हो, छोटा हो, कोई मतलब नहीं है, उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8, या फिर कुछ यहाँ पे कुछ और भी 2-3 आता है, कहीं कहीं आपको बुक में वैरी करेगा ये। ठीक है, लेकिन ये तो फिक्स रहेगा इतना। ठीक है, तो ये है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये मटेरियल पे ओनली डिपेंड करता है। ठीक है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, और यानी यहां से हम लोग समझ जाते हैं कि रेजिस्टिविटी
एरिया पे और लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और बस यही है। ठीक है, थैंक यू।